Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 6, rural development. Rural development is as simple as the name suggests. It is the meaning of rural development is very simple, means the development of rural areas. Okay. Today we are going to talk about the development of rural areas in this chapter. Right, as we know that the number of people, number of resources are vacant over there, and for the development of rural areas we have to utilize all the resources, whether we are talking about human beings or we are talking about the physical resources. We just have to utilize and channelize all the resources in the right direction so that the rural development can take place. So in this chapter we will talk about this रूरल का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इट शुड बी अंडरस्टूड बाय यू कि रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग तो सिर्फ सड़कें वगैरह सही कराना, इट्स नॉट अप टू दैट थिंग, इट इज़ बियॉन्ड दैट. द लिमिट इज़ सो एक्सटेंडेड, राइट. हमें रूरल डेवलपमेंट का यहाँ पर मतलब होता है कि रूरल लाइफ को, जो आपकी रूरल लाइफ है उसको सोशियो एज वेल एज इकोनॉमिक हर कंडीशन में उसको इम्प्रूव करना, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करना, साथ में उनकी जो सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल हर तरीके से उनका डेवलपमेंट करना. दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड द मेन मोटिव and the meaning of rural development is this only, right. It refers to continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspect of rural life. रूरल लाइफ के सारे ही एस्पेक्ट को हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है. ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी एक चीज़ को इम्प्रूव किया, आपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर दिया एंड यू आर थिंकिंग दैट कि नाउ द रूरल डेवलपमेंट इज़ डन. इट इज़ नॉट सो. एग्रीकल्चर ही नहीं, हमें बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है, लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट. हमारी तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, राइट. तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हमें कंटिन्यूसली और कॉम्प्रिहेंसिवली सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है रूरल एरियाज़ में. तो इट इज़ कुछ प्रोसेस हैं या हम कह सकते हैं सम एरियाज विच नीड अलार्मिंग डेवलपमेंट, आई शुड से, जो तुरंत की तुरंत ही जिन एरियाज़ में हमें डेवलपमेंट कराना चाहिए, और कुछ कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ का डेवलपमेंट हम कराकर हम रूरल एरियाज़ को जल्दी से जल्दी बहुत फास्टली उसको डेवलप कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. सबसे पहली बात, जैसे हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर कर हम अपने कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, बाय मेकिंग दैम स्किलफुल. उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी है, उनका डेवलपमेंट करना है, उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, एंड बाय डूइंग सो वी कैन डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स. क्योंकि ह्यूमन बींग्स अच्छे होंगे तो रूरल एरियाज डेवलप जल्दी करेगा. नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब गाँव में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, है ना, और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, इन सब का हमें ध्यान रखना है, इन सब को हमें मेंटेन करना है और ज़्यादा अपग्रेड करना है, जिससे कि इनका भी डेवलपमेंट हो सके. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें साथ में लेकर चलना होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़. सो फर्स्ट थिंग इज़, हमें सबसे पहले ह्यूमन बींग को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा by making them literate, by giving some vocational trainings and all, by upgrading their skills and knowledge, right, by providing good health facilities. And second thing is infrastructure facilities को हम develop कर रूरल एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म. जैसे मान लीजिए छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो छोटे छोटे टेनेंट्स हैं, टिलर्स जिनको हम बोलते हैं, उनको
ज़मीनें, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, फार्मर्स ऐसे हैं जिन पर बहुत सारी ज़मीनें हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीनें हैं, यानी कि अनएलोकेशन है रिसोर्सेज का, अनएलोकेशन है लैंड का। तो बाय एलोकेटिंग द लैंड इक्वली टू एवरी फार्मर सो दैट द फार्मर कैन प्रोड्यूस ऑन देयर ओन, तो दिस इज़ कॉल्ड लैंड रिफॉर्म। किसी को भी मतलब हमें उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है, साथ में किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो हमारे फार्मर्स का, हमें उसका भी ध्यान रखना है। जिससे कि इससे क्या होगा, आपकी जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। जब सबके पास इक्वल इक्वल लैंड होंगी और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली सब कुछ फेयर होगा। नेक्स्ट इज एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। ऑब्वियसली पॉवर्टी प्रिवेल करती है रूरल एरियाज़ में, हालांकि अब बहुत रूरल एरियाज़ डेवलप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी समवेयर पॉवर्टी प्रिवेल्स। तो हमें पॉवर्टी को भी एलिमिनेट करना है, क्योंकि पॉवर्टी एक सीरियस मतलब केस है हमारे जो कंट्री है उसमें, और स्पेशली रूरल एरियाज़ में। तो हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा जो वीकर सेक्शंस हैं, गांव में भी जो वीकर सेक्शंस हैं उनको पॉवर्टी लाइन से अबव लाना, राइट। तो हम पॉवर्टी लाइन से अबव कैसे ला सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपकी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, उन प्रोग्राम्स के थ्रू हम पॉवर्टी एलिमिनेट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू दैम एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। हमें प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है, सिर्फ फार्मिंग को ही नहीं देखना है, फार्मिंग के अलावा और भी सारे फैक्टर्स हैं, लाइक सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज। हम रूरल एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को सेट कर सकते हैं, जिसके सेटिंग अप से, क्योंकि एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी है वहाँ पर, हमें उसके ऊपर बस थोड़ा सा काम करना है, बट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेट करना होगा। लोगों के पास जो उनके अंदर अपना इनर टैलेंट और इनर स्किल्स हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि यू कैन ओपन अप योर इंडस्ट्रीज, द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प यू, टू प्रोवाइड यू ऑल द फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्स। तो ये बात हो गई, ये सारी चीज़ें कर कर हम क्या कर सकते हैं, रूरल एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। अब सबसे बड़ी बात आती है रूरल क्रेडिट की। रूरल क्रेडिट एक्चुअली पहले होता क्या है, रूरल क्रेडिट होता क्या है, हम ये देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये होता है, आप देखते हैं कि कोई भी फार्मर है, फार्मर को क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब फार्मर ने अपने जो भी सीड्स थे उसको जो भी सीड्स हैं उसको सो किया, जो भी क्रॉप्स थे उसको बोआ, और उसका फिर वो वेट करता है वो कब बड़ी होगी, कब मैं उसको हार्वेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं कब उसको बेचूंगा, बेचने के बाद फिर उसके पास इनकम आएगी। तो जब वो अपनी ज़मीनों पर किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, उस समय से लेकर हार्वेस्ट करने तक का जो टाइम होता है, वो एक तरीके से उन लोगों के पास इनकम कहाँ से आएगी, उनके पास उनके दे हैव द नंबर ऑफ वर्क्स, उनके पास भी अपने बहुत सारे काम हैं, लाइक उनको भी काफ़ी सारी रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट करना होता है, फर्टिलाइजर्स लाने होते हैं, सीड्स खरीदने होते हैं, काफ़ी सारे मशीनरीज खरीदनी होती हैं फॉर द फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे, तो वो पैसा जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो उनको प्रोवाइड कर सकती है। तो फार्मर्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट सोर्सेज से अपने जो काम है उनको कंप्लीट करने के लिए वो डिफरेंट सोर्सेज से पैसा लेते हैं, उसको बोलते हैं हम रूरल क्रेडिट, राइट। सो वी कैन से दैट फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू मीट द initial investment on seeds, fertilizers and other family expenses, ceremonies and so on, ठीक है। सो क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये जो आपका क्रेडिट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड रूरल क्रेडिट। अब ये कहाँ कहाँ से ला सकते हैं वो पैसा, दो चीज़ें होती हैं, दो सोर्सेज होते हैं जहाँ से दे कैन रेज द फंड्स बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल फंड्स, एंड सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। या तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से पैसा ला सकते हैं, लाइक मनी लैंडर्स। आपने देखा होगा काफ़ी सारे मनी लैंडर्स होते हैं जो ब्याज पर, इंटरेस्ट पर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं, तो मनी लैंडर से वो पैसा ला सकते हैं। मनी लैंडर ज़्यादातर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं फार्मर्स को। सेकंड इज़ रिलेटिव्स। हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं फार्मर्स के, उनसे वो पैसा ले लेते हैं। ज़्यादातर रिलेटिव्स इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और जब भी इनका हार्वेस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो वो उनका रिलेटिव्स का पैसा वापस कर देते हैं। रिच लैंडलॉर्ड्स, काफ़ी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वहाँ से भी लोन ले लेते हैं
अपनी कुछ भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए, और उसके बदले में भी रिच लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और समटाइम्स जो वो ज़्यादातर जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, टेनेंट्स होते हैं, उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी करते हैं। कभी कभी उनकी ज़मीनें, क्योंकि नॉलेज ज़्यादा नहीं होती है फार्मर्स को, तो उनकी कभी कभी ज़मीनें भी अपने पास रख लेते हैं। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, इनसे भी जो आपके पीजेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं स्मॉल, वो ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट से भी पैसा कभी कभी ले लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उनकी गिरवी रखवा के, मॉर्गेज पे रखवा के, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं, राइट। ज़्यादा इंटरेस्ट की चीज़ ज़्यादा मॉर्गेज रखवा के, यानी कि मान लीजिए वो फार्मर को 20,000 का लोन देगा, तो एटलीस्ट उसने 40,000 की कोई अपने पास चीज़ रखी होगी, दैन ओनली ही विल गिव 20,000 टू दैट फार्मर। तो ये होते हैं हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इसके साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी होते हैं, लाइक जो कानूनी बिल्कुल वैलिड होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक क्रेडिट्स होती हैं, बहुत सारे होते हैं। एक एक कर हम इनको डिस्कस करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है। इसमें इनका मेन मोटिव यही होता है कि दे विल प्रोवाइड द क्रेडिट और फंड्स to the small peasants or to the farmers on easy installments or on easy rate or low rate of interest। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में जितनी भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जो मेनली डिज़ाइन की जाती हैं इसी चीज़ के लिए, सो दैट दे कैन प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स, तो वो आसानी से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो क्रेडिट प्रोवाइड कर देती हैं। सेकेंड इज़ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। देखिए, कुछ बैंक्स इसलिए डिज़ाइन की गई हैं जिससे कि वो हमारा डेवलपमेंट कर सकें, रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट कर सकें। तो वो जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती हैं, बट वो क्या करती हैं, उनकी लैंड एज अ मॉर्गेज अपने पास रखती हैं, ठीक है। मीन्स या फिर कोई भी ज़मीन अपने पास रख लेती हैं, या फिर इसलिए भी लोन देती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हमारे फार्मर्स हैं वो लैंड परचेज कर सकें, मशीनरीज परचेज कर सकें, या फिर जो उनके पुराने कोई डेट्स हैं उनको पे आउट कर सकें, ठीक है। लेकिन जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं ये ज़्यादातर आपकी ज़मीनों को मॉर्गेज एज अ मॉर्गेज रखती हैं, और उसके बदले में फिर आपको वो पैसा प्रोवाइड करती हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ कमर्शियल बैंक क्रेडिट। कुछ कमर्शियल बैंक क्रेडिट्स भी होते हैं, जैसे आपकी जितनी भी कमर्शियल बैंक्स होती हैं ये रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, और इसमें स्पेशली वही सारे छोटे छोटे फार्मर्स को जिनको बहुत नीड होती है, ये उनको भी पैसा प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज़ रीजनल रूरल बैंक। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं, कुछ रिमोट एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर बैंक्स नहीं होती हैं, जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती ही नहीं है, तो स्पेशली इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उन सारे फार्मर्स को, छोटे छोटे फार्मर्स को या छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना, जिससे कि वो डेवलपमेंट हो सके रूरल एरियाज़ का। नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी क्रेडिट प्रोवाइड करती है, लेकिन गवर्नमेंट तब प्रोवाइड करेगी व्हेन इट इज़ अ टाइम ऑफ इमरजेंसी, लाइक कोई फेमाइन हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बहुत परेशानी में हैं आपके फार्मर्स, तो उस टाइम पर जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लेती है, लेकिन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपने फार्मर्स को स्पेशली और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो रूरल एरियाज़ में अपना बिजनेस सेटअप किए हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज़ नाबार्ड, जिसको हम बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जिस तरीके से आपकी आरबीआई है, आरबीआई कमर्शियल बैंक की एक एपेक्स बैंक है, वैसे ही जो नाबार्ड है वो नाबार्ड है एपेक्स बैंक, जो जितने भी आपके रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं बैंक्स या रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं जो भी इंस्टीट्यूशन, उनके ऊपर ये एक एपेक्स बैंक है। यानी कि यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करती हैं कि रूरल क्रेडिट हम किस तरीके से दे सकते हैं। इनका मेन मोटिव यही होता है सो दैट दे कैन प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट और दे कैन इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, लाइक कमर्शियल बैंक्स हो गए। कमर्शियल बैंक्स को स्पेशल स्कीम्स प्रोवाइड करेंगी ये कि आप रूरल एरियाज़ के लोगों को इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट प्रोवाइड करिए। तो ये सारी चीज़ें नाबार्ड की होती हैं। नाबार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा एपेक्स बैंक है जो फार्मर्स एज वेल एज जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनका सेटअप होता है, जिनकी इंडस्ट्री सेट होती हैं
रूरल एरियाज़ में स्पेशली उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती है नाबार्ड, राइट। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ आपके फार्मर्स मिल गए, छोटे छोटे फार्मर्स मिले, उन्होंने अपना खुद का एक बैंक उन्होंने अपनी एक खुद की क्रेडिट सोसाइटी खोली, सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला, और उसके बाद जिसको भी नीड होती है, उन फार्मर्स में से जिसको भी नीड होगी वो उनको एक दूसरे को पैसा प्रोवाइड करते हैं ऑन इजी इंस्टॉलमेंट्स, राइट। तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस, राइट। तो ये है आज का टॉपिक, यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रूरल बैंकिंग, कि रूरल बैंकिंग में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।